स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी एग्ज़ाम भी अच्छे से दे रहे होंगे। मैं आज प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से 7 जुलाई को 7th क्लास को मैं हिंदी का रिवीजन कराऊंगी। तो जैसे कि बच्चों आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आशा करती हूँ आपके सब एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे। और अब आपका कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आप सबको हिंदी का एग्ज़ाम भी अच्छे से देना है और सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आए जिसमें। तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी में रिवीजन कराऊंगी। जैसे कि मुझे किसी पेरेंट्स का आया था और स्टूडेंट का भी, कि जो प्रीवियस टीचर थी तो उन्होंने आपको व्याकरण तो करा दिया था, लेकिन उसकी जो हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज थी वो रह गई थी। तो मैं आज आपको रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में मैं आपको करा भी दूंगी, और जो अगर हमारे पास टाइम अगर हमारा बचता है तो मैं उसमें आपको वितान से भी करा दूंगी। तो मैं आज आपको जैसे कि फर्स्ट लेसन आपका दिया गया है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर आपका 12 है और इसमें हम रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए। तो मौखिक भाषा के 2 उदाहरण हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि मौखिक भाषा हम कैसे मतलब लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मौखिक भाषा के 2 उदाहरण, आप भाषण, वार्तालाप, रेडियो पे सुनना, टीवी देखना, ये आपके मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी और संस्कृत भाषा की लिपियों के नाम बताइए। तो पंजाबी जो है हमारी, एक मिनट, पंजाबी जो है हमारी वो गुरुमुखी है उसकी लिपि, और सेकंड हमारी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर को 1949 को बनी। ठीक है। तो अब हम आपके ट्रू फॉल्स करते हैं। जैसे कि दिया गया है कि सही गलत पर निशान लगाइए। तो भाषा का मौखिक रूप स्थायी है, तो भाषा का मौखिक रूप स्थायी ये लिखा हुआ है, जो आपका मौखिक भाषा है उसका स्थायी रूप है। सेकंड है, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी ही है। संविधान में 21 भाषाओं को मान्यता दी गई, तो इसका आंसर आपका हुआ रोंग। व्याकरण के 2 अंग होते हैं, नहीं, व्याकरण के 4 अंग होते हैं, तो ये भी आंसर आपका रोंग हुआ। बोली भाषा का विस्तृत रूप है, नहीं, बोली भाषा का सीमित रूप होती है, और जो आपकी लिखित भाषा होती है और वो या मौखिक भाषा होती है वो विस्तृत रूप होती है। तो ये भी आपका क्रॉस आएगा। तो नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स पे हम करते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? जो हिंदी भाषा है उसका विश्व में कौन सा स्थान है, ये बोला। तो हिंदी का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है। पहले नंबर पर अंग्रेजी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर हमारी हिंदी बोली जाती है। तो सेकंड है आपका, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहलाता है? तो व्याकरण का शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। साहित्य के 2 रूप हैं तथा साहित्य के 2 रूप होते हैं। कौन सा? पद्य होता है और गद्य होता है। गद्य साहित्य के 2 उदाहरण बताइए। जो गद्य साहित्य है आपके, उसके आपको 2 उदाहरण। तो हमारे गद्य साहित्य में कौन कौन से 2 उदाहरण है? हमारी कहानी और निबंध, ये हमारे गद्य साहित्य के 2 उदाहरण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के बारे में बताइए। तो जर्मन की हमारी भाषा कौन सी हुई? रोमन हुई। और नेपाली की हमारी देवनागरी है, और संस्कृत की भी देवनागरी है। बांग्ला की बांग्ला ही है, पंजाबी की गुरुमुखी है, और फ्रेंच की रोमन है। ओके बच्चों, मैं एक बार से फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। जर्मन की हमारी रोमन है, नेपाली की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, बांग्ला की बांग्ला है, पंजाबी की गुरुमुखी है, और फ्रेंच रोमन में है।
लिखित तथा मौखिक भाषा के 4 उदाहरण लिखिए। तो लिखित भाषा है उसके आपको 4 उदाहरण लिखने हैं। तो वे 4 उदाहरण क्या है? तो लिखित के 4 उदाहरण है पत्र लेखन, निबंध, जीवनी और कहानी। और आपका जो मौखिक है तो मौखिक के 4 उदाहरण कौन कौन से? नाटक, रेडियो, भाषण और वार्तालाप। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 1 मिनट होल्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन कौन से रूप का प्रयोग किया जाता है? तो समाचार पत्रिका, समाचार वाचिका द्वारा समाचार वाचन करना जो है ये आपका मौखिक रूप हुआ। पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना ये लिखित हुआ। कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना ये लिखित हुआ। टेलीफोन पर बातचीत करना ये मौखिक हुआ। मंच पर कविता पाठ करना वो भी मौखिक हुआ। तो बच्चों ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज कराई है। ये आपके फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करा दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। और सेकंड थिंग कि अभी ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं इसको आपको बाद में करा दूंगी जब हम पद पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो आप देखिए कि मैं नेक्स्ट लेसन पे आई हूँ। सेकंड लेसन नंबर है 2। तो आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, डे और ढे व्यंजन का प्रयोग शब्द में कहाँ होता है? ये कह रहा है कि जो डे और ढे है इनका शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो डे और ढे का शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है। इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये शब्द के बीच में या शब्द के अंत में आते हैं। इनसे कभी भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। ओके, व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? व्यंजनों का वर्गीकरण अंगों के उच्चारण के जो अंग उच्चारण करते हैं उसके आधार पर किया जाता है। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? जो आपका वर्ण संयोग है उसे क्या? शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर, क्या? शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोग कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जैसे हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करने पर तो वो हमारा वर्ण संयोग हुआ। ठीक है, वर्ण विच्छेद करने पर वो वर्ण संयोग को पहली स्थिति में लेके आना वर्ण संयोग से उसका शब्द बन जाना वर्ण संयोग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी भाषा में कुल पूछा गया है। वैसे आपके 11 स्वर होते हैं। 11 संस्कृत में होते हैं, 13 आपके स्वर होते हैं। और उन 13 में भी आपके 13 संस्कृत में नहीं, 13 संस्कृत में होते हैं। 11 आपके 13 में आपके 11 आपके स्वर हो गए। अंग आहा आपके अयोग वाहा कहलाते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आपका 2 मात्राओं का समय, जो दो मात्राओं में सही समय लगता है उसको दीर्घ स्वर से उच्चारण लगता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जो व्यंजन है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो व्यंजन जो बोले जाते हैं उनका उच्चारण करते हैं वो स्वर सहित होता है, उनमें स्वर का सहयोग होता है। डे और ढे ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अंग तथा आहा को अयोग बहा कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। कक तथा लल द्वैत व्यंजन के उदाहरण है। कक से जैसे मक्का, लल से लल्ला, तो ये शब्द बनते हैं। छ ग तथा श्र ये संयुक्त व्यंजन है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करके 4 शब्द लिखिए। जैसे कि कह दिए गए संयुक्ताक्षर, जो संयुक्ताक्षर है आपको उनके संयुक्ताक्षर शब्द बनाने हैं 4। कौन से? जैसे संयुक्ताक्षर में 2 भिन्न भिन्न व्यंजन होते हैं, जैसे नित्य, मक्खी, भक्त और रक्त।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नित्य, मक्खी, भक्त, रक्त। ओके। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपके त्रिभुज, त्रिकोण, ज्ञान, ज्ञानी, श्रमिक, क्षत्रिय, ये आपके संयुक्त व्यंजन हुए। द्वित्व व्यंजन में क्या है? पक्का, मक्का, बच्चा और छत्ता, जिसमें कि एक जैसे व्यंजन दो आते हैं। द्वित्व व्यंजन, जैसे कि नाम से भी आपका द्वित्व यानी कि दो व्यंजन। फिर है आपका अनुनासिक। तो अनुनासिक में जिस पे अंग की चंद्र बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु लगता है, जैसे तांगा, मांग, हंसी और लहंगा। ओके। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जो है कि वर्ण विच्छेद की शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो फर्स्ट आपका दिया गया है सौंदर्य। तो सौंदर्य में बच्चे हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? सौंदर्य में हम वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? स लिया है, स पे किसकी मात्रा आई है? औ की मात्रा आई है, तो स हलंत प्लस ओ प्लस न, क्योंकि अंग की बिंदी भी वहां आई है। फिर द के साथ ए आया है, तो फिर आपका द प्लस ए, और तो द में हलंत लगेगा और ए स्वर है आपका, तो स्वर में हलंत नहीं लगता है। फिर यह, और यह से पहले रे है, तो रे प्लस यह प्लस रे, तो ये क्या बन गया हमारा? वर्ण विच्छेद। सौंदर्य। ऐसी आकृति का देखिए, आ, क्योंकि आ खुद स्वर है, एक मिनट, आ खुद स्वर है। ओके। कै में रे आया है, तो कै रे, फिर ए की साउंड व्यंजन है, व्यंजन के साथ कै व्यंजन के साथ ए स्वर आया, फिर तय पे छोटी की मात्रा ई, तो ये बन गया आकृति। छत्राणी, तो कै शय, क्योंकि त्रय जो श्रय श्रमिक है आपका, सॉरी छह क्षत्रिय जो दिया गया है वो कै शय के संयुक्त व्यंजन है उसके। फिर त्रय के भी तय रहे हैं, और फिर आ की मात्रा आई है आपके, तो आ की मात्रा फिर अण प्लस ई, तो छत्राणी। ठीक है। फिर विश्राम को देखिए, वह पे छोटी ई की मात्रा है, तो वह प्लस छोटी ई प्लस शर है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। फिर आ, फिर मैं, फिर ए। फिर ऐसे ही आपका दिया गया है स्पर्श, तो स पे ए रे श ए, ये भी ऐसे स्पर्श बन गया। फिर प्रपात भी पे रे पे आ त ए, ऐसे प्रपात आपका वर्ण विच्छेद हो गया है। अब आया है वर्ण का संयोग कर शब्द बनाइए। जो आपके वर्ण हैं उनका आपको शब्द का वर्ण शब्द बनाना है। तो न, ई, न और ई, तो क्या बन गया? नी। और रे भय, तो भय से पहले रह, तो भय पर रह गया, तो निर्भर, निर्भर। ठीक है। ऐसी वह ई, तो वह पे छोटी की मात्रा ई। शहर है किसका व्यंजन? तो शहर है अगर आया है तो ये संयुक्त व्यंजन हुआ, तो श्रमिक वाला विश्राम, विश्राम में है विश्राम। ऐसी आंगन, आपका ये क्या बन गया? आंगन। तो ये उत्पन्न बन गया। ओके। फिर है कैश है आपका 6 बना, 6, और फिर ए आया तो 6, तैर है तो त्रा, फिर ई बनाया तो ई छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा 6 3, और ये है क्षेत्रीय, ये क्या बन गया? क्षेत्रीय। ठीक है बच्चों। तो ये आपके मैंने आपको वर्ण संयोग का शब्द, वर्ण संयोग थे उनका शब्द बनाना आपको बताया है, और ये आपको समझ में भी आया होगा।